मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर। और आज का पेपर है साथियों यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ये पंक्तियां जो है इसकी रचयिता कौन है साथियों? ऑप्शन ए है दलपति विजय, ऑप्शन बी है नरपति नाल, ऑप्शन सी है जगनीक, ऑप्शन डी है भट्ट केदार। ये भट्ट केदार है। ठीक, तो ये पंक्तियां जो हैं 12 बरस लो कुकुर जीवे और अरु 13 लो जिये सियार। तो इसमें बताया गया 12 साल तक तो कुत्ते जीते हैं और 13 साल तक सियार जीते हैं श्रृंगाल, और 18 साल तक क्षत्रिय जीते हैं। इसके आगे जीवन जीना बेकार है इनके हिसाब से। तो ये पंक्तियां किनकी है साथियों? ये पंक्तियां हैं जगनीक की। किसकी पंक्तियां हैं? ये जगनीक की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कबीर की प्रसिद्ध रचना बीजक के कौन से भाग हैं? ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक, बीजक के कौन से भाग हैं? ऑप्शन ए है साखी सबद रमैनी, ऑप्शन बी है सबद दोहा रमैनी, ऑप्शन सी है साखी सबद दोहा, ऑप्शन डी है सखी पद दोहा। ये भी साखी होगा। ठीक, तो कबीर की प्रसिद्ध काव्य बीजक की कौन सी? ये तीनों थी, साखी सबद और रमैनी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, द्विपट भीतर आए के साबित गया न कोई। तो इस पंक्तियों में, कबीर के इन पंक्तियों में द्विपट से अभिप्राय है। इन द्विपट से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ पूछा गया, इसका मतलब क्या है? तो चलती चाकी देख के कबीरा रो दिया और क्या हुआ? द्विपट भीतर आए के साबित गया ना कोई। तो चाकी जब चलती है तो उसके अंदर जो भी दाना डालेंगे, जो भी करेंगे, तो वो साबित गया ना कोई का मतलब क्या? वो सबूत समूचा नहीं रह जाएगा, वो टूट जाएगा, पिस जाएगा। तो द्विपट भीतर का मतलब पूछा इसमें। तो ऑप्शन ए है सुख दुख, ऑप्शन बी है दिन रात, ऑप्शन सी है भाग्य पुरुषार्थ, ऑप्शन डी है जीवन मरण। तो इसमें द्विपट भीतर का अभिप्राय क्या है? जीवन मरण। जैसे ही वो अंदर जाता है चाकी के, वो पिसकर खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार जन्म होती है और मृत्यु हो जाता है। तो इतना ज्यादा मोह माया नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, जीवन और मरण। अगला प्रश्न है साथियों, सेवरा सेवरा बान परस्ती, सिद्ध साधक अवधूत, आसन भरी बैठ सब, जारी आत्मा फूत भूत। ये भूत की बात आ गई। ये पंक्तियां जायसी विरचित पद्मावत के किस खंड से है? ये विरचित का मतलब रचित होता है और कुछ नहीं है, अलग से कोई शब्द नहीं है विरचित। ठीक, तो ये पंक्तियां किससे ली गई हैं? ऑप्शन ए है जन्म खंड, ऑप्शन बी है सिंघला द्वीप खंड, ऑप्शन सी है स्तुति खंड, ऑप्शन डी है सुआ खंड। तो ये पंक्तियां जो है साथियों, ये सिंघला द्वीप खंड से लिया गया है, पद्मावत के सिंघला द्वीप खंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव के भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, तो इनके आने के पहले सूरदास ये किस भाव के भक्ति करते थे? ऑप्शन ए है दास्य भाव, ऑप्शन बी है माधुर्य भाव, ऑप्शन सी है सख्य भाव, और ऑप्शन डी है विरह भाव। तो ये वल्लभाचार्य के संरक्षण में या उनके सामने आने से पहले ये दास्य भाव की भक्ति थे। किसकी भाव, कौन सी थी इनकी भक्ति? दास्य भाव की थी। ठीक, अगला प्रश्न है, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही। यह पंक्ति तुलसीदास रचित रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो उनके ये किस कांड से लिया गया है रामचरितमानस के? ऑप्शन ए है उत्तर कांड, ऑप्शन बी है सुंदर कांड, ऑप्शन सी है अरण्य कांड, ऑप्शन डी है बाल कांड। तो बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही, तो ये बाल कांड की पंक्तियां हैं साथियों। ठीक, किसकी पंक्तियां हैं? बाल कांड की हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसमें अंग्रेजी अनुवाद क्या करना है? सब भारतवासी एक होकर डटकर विपत्ति का सामना करते हैं। सभी भारतवासी एक होकर डटकर विपत्ति का सामना करते हैं।
ये प्रश्न देख रहे हैं, ये मंडी परिषद में पूछा गया 2019 में, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, ना इग्नोर करिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी का बनाया गया ही क्वेश्चन है, तो फिर ये रिपीट हो सकता है कभी भी। ठीक, तो ऑप्शन ए है इसमें, सम इंडियंस फेस द वर्स्ट क्राइसिस। ऑप्शन बी है, ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट क्राइसिस। ऑप्शन सी है, ऑल द इंडियंस फेस द वर्स्ट क्राइसिस। ऑप्शन डी है, ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फेस द गुड क्राइसिस। तो इसमें विपत्ति का सामना कहा है, तो इसमें गुड की कोई बात ही नहीं आ सकती है। तो इसमें सही क्या हो जाएगी, इसका सही अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट क्राइसिस। ठीक, सब भारतवासी एक होकर डटकर विपत्ति का सामना करते हैं, इसका अंग्रेजी पर्याय क्या होगा, ऑल द इंडियंस स्टैंड यूनाइटेड एंड फाइट क्राइसिस। अगला प्रश्न है साथियों, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें अंग्रेजी अनुवाद किसका करना है, कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है। पक्षियों को भी शौक होता है, तो आप इंसान, आप भी सैर करने का शौक रखा करिए। ठीक, अच्छा लगता है सैर करने में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है, सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ऑप्शन बी है, ऑल फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ऑप्शन सी है, सम इंडियन बर्ड्स, तो इसमें इंडियन आ गया तो ये पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन डी है, सम फॉरेन बर्ड्स आर नॉट दैट फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। तो कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का शौक होता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा साथियों, इसका अंग्रेजी अनुवाद है, सम फॉरेन बर्ड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, सही विकल्प का चयन करें, इसमें भी करना है अंग्रेजी का अनुवाद। हमारे कलाकारों ने पत्थर के द्वारा यह संदेश दिया। हमारे कलाकारों ने किसके द्वारा संदेश दिया, पत्थर के द्वारा संदेश दिया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, ऑप्शन ए है, सम पीपुल गेव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन, ये द है, थ्रो द स्टोन्स। ऑप्शन बी है, आवर आर्टिस्ट टुक दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स। ऑप्शन सी है, आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स। और डी है, आवर आर्टिस्ट गिवन दैट मैसेज थ्रो द स्टोन्स। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रो द स्टोन्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, आदि से अंत तक के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है। आदि से अंत के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन ए है अनादि, ऑप्शन बी है आद्योपांत, ये आद्योपांत है। ऑप्शन सी है समकालीन, ऑप्शन डी है समीचीन। तो जो इस समय चल रहा होता है, अभी चल रहा होता है वर्तमान में, उसी को कहते हैं समकालीन। ठीक, और आदि से अंत तक के लिए क्या होता है साथियों, आद्योपांत होता है। आदि से अंत के लिए एक शब्द क्या होता है, आद्योपांत। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी है सर्वस्त्र, ऑप्शन सी है सर्वत्र, ऑप्शन डी है ज्ञानी। तो ज्ञानी का मतलब तो वैसे ही ज्ञानी होता है, और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं मित्रों, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सा का मतलब सब कुछ, और अज्ञ तो ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है। सर्वज्ञ जो है सब कुछ जानने वाला। ठीक, और सर्वत्र को होता है जो सारी जगह फैला हो, हर जगह फैला हो, वो सर्वत्र होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हिरण शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें कौन सा है जो हिरण का समानार्थी है। ऑप्शन ए है कुरंगम, ऑप्शन बी है तरंग, ऑप्शन सी है नंदन, ऑप्शन डी है अम्बुद। तो अम्बुद जो है, ये अम्बु का मतलब जल होता है, और दा का मतलब देने वाला, तो बादल जो है पानी देता है, तो अम्बुद का जो है मतलब क्या होता है, ये बादल होता है, बादल। और इसी में अगर दा के जगह जा लग जाता है तो अम्बुज हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कमल। ठीक, और हिरण का समानार्थी क्या होता है साथियों, ये कुरंगम होता है। और तरंग का मतलब क्या होता है, लहर होता है, लहर। ठीक, अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण है। कोई शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है सार्वनामिक, ऑप्शन सी है मूलावस्था, ऑप्शन डी है उत्तरावस्था। तो कोई शब्द में किस प्रकार का विशेषण होता है, जैसे आप बोलेंगे कि राम आया है, और राम की जगह आप कहेंगे कोई आया है, तो संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कोई जो है साथियों, ये सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक, और अगर परिमाण की बात करें तो अभी यहाँ पर अगर कुछ होता, कुछ
तो ये हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है साथियों, अट्टालिका का तद्भव रूप निम्न में से कौन सा है? अट्टालिका ये संस्कृत का शब्द है और ये क्या है? ये तत्सम में है अट्टालिका। तो इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव का मतलब जो संस्कृत से भटका हुआ थोड़ा होता है, उसका अभ्रंशन हो गया होता है, देसी भाषा में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अटारी, ऑप्शन बी है कमरा, ऑप्शन सी है हंसी, ऑप्शन डी है कमठ। तो ये कमठ जो है साथियों, ये कछुआ का पर्यायवाची है। इसका है कछुआ का, कछुआ, कमठ। और अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? अटारी होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है 4 प्रकार, ऑप्शन बी है 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 5 प्रकार, ऑप्शन डी है 6 प्रकार। तो भाववाचक संज्ञा जो है ये 4 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बनती है। कितने प्रकार के वाक्यों से? 4 प्रकार के वाक्यों से। और आप कमेंट में बताएंगे ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं करते, जरूर कमेंट किया करिए, इससे पता चलता है आप कितना सीरियसता के साथ पढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप पूरे कार्यक्रम की तैयारी कर ली। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी है उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी है मध्यम पुरुष और ऑप्शन डी है निजवाचक। तो संबंध की पहचान क्या है साथियों? इसमें का, की और के और क्या था? रा, री, रे, ये सब संबंधवाचक के परसर्ग हैं। इससे ये पहचान है संबंधवाचक। ठीक, ये संबंधवाचक की पहचान है। और घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो इसमें आप जो है साथियों ये निजवाचक को दर्शाता है। ये निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक। अगला प्रश्न है, इस घर में मेरा दोस्त रहता है, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है सार्वनामिक, ऑप्शन बी है निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो गुणवाचक जब क्या होता है? जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ठीक, मोटा आदमी, तो ये गुणवाचक की पहचान है। और संख्यावाचक जो है इसमें 2 होते हैं, एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है। जैसे 2 3 आया तो ये क्रमवाचक हो गया, और अगर वैसे दे दिया कि 70 तो ये हो गया संख्यावाचक। और निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जब निश्चित रूप से दिया गया हो कि 6 या जो है 2.5 गुना, तो ये होता है निश्चित परिमाणवाचक। इस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो इस जो है यहाँ पर ये सर्वनाम है। अगर यहाँ पर दोस्त का नाम दे दिया गया होता कि राहुल मेरे घर में रहता है, अपने दोस्त का नाम दे दिया गया होता या दोस्त का नाम दे दिया होता, तो जो है यहाँ पर सार्वनामिक नहीं होता। तो सार्वनामिक क्या होता है? सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मोहन चाय पीकर बैठ गया। मोहन चाय पीकर बैठ गया, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब जो जैसे वह नहाकर बैठ गया, तो इसमें नहाकर खाकर जो होता है साथियों, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब एक काम खत्म करके दूसरा काम जारी हो जाए तो वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें मोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें क्या होगा? पूर्णकालिक क्रिया होगा। और नाम धातु क्रिया क्या होता है? इसके आगे आना वाना लगा होता है, आना या वाना लगा होता है। जैसे हाथ से नाम धातु क्रिया बनेगा हथियाना, बात से बतियाना और लात से लतियाना। तो ये सभी जो है नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिससे कर्ता दूसरे से कोई काम करवाता है, और ये 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता किसी काम को दूसरे से कहने के लिए उकसाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक वो होती हैं जिसमें दूसरे से काम करवा लेता है, जैसे उसने उससे पानी पिलवाया तो ये हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक, और पिलाने को बोला तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए है अनुस्वार, ऑप्शन बी है अनुनासिक, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है पुलुत।
तो अनुस्वार कौन कौन होते हैं साथियों? ये होते हैं अंग और आहा। अंग और आहा ये होते हैं अनुस्वार होते हैं। और अनुनासिक, अनु का मतलब कम होता है और नासिक का मतलब नाक से। जो स्वर बोलने पर आपको, स्वर या व्यंजन जो बोलने पर जो वर्ण आपके नाक से कम हवा निकलती है तो वही अनुनासिक कहलाता है। जैसे आप ना बोलेंगे तो बहुत कम हवा निकलेगी, और तो ना जो है ये अनुनासिक का एक उदाहरण है। ठीक, और नासिक के कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं इंगणनम। इसको अगर आप याद करेंगे, इया, इसको चलिए हम लिख देते हैं, ये इया, ड़ा और ना, मा, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। अगर ऐसे आप नाक पकड़ के बोलेंगे इंगणनम इंगणनम, तो ये जो है जो नासिक के व्यंजन आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक, तो इसमें किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? ये होता है पुलुत स्वर होता है। कौन सा होता है? पुलुत स्वर। और पुलुत स्वर कैसे लिखा जाता है? जैसे आप लिखेंगे अरे, तो ऐसे ये मतलब अक्षरों का दोहराव होता है। और अरे, और यहाँ चिन्ह कौन सा लगता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। और एक होता है राम, जैसे राम ऐसे जो होता है, ये सब जो है ये पुलुत के उदाहरण है। और इनको बोलेंगे जैसे हरे राम, तो देर तक बोलेंगे तो इसमें दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के साथ वर्णों के उसी क्रम को अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्ग संयोजन, ऑप्शन बी है वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में तो जो है शब्दों को अलग करके, एक पहले तो संयुक्त में लिखा रहता है, उसके बाद वो अलग किया जाता है। जैसे स्वागत सु प्लस आगत, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है मित्रों? इसमें सभी वर्णों को कह रहा है। वर्णों का मतलब सभी अक्षरों को अलग अलग लिखना। जैसे ये लिखा रहेगा आम, ठीक, जो आम लिखा रहेगा तो इसमें पहले आ, फिर आ, ठीक, उसके बाद फिर माँ, ये आधा माँ है, और फिर आ, तो ये इसका जो है पूरा क्या होगा? वर्ण विच्छेद होगा। तो इसमें जो है वर्ण विच्छेद की परिभाषा दी गई है। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन जो है ये का से शुरू होते हैं, का से शुरू होते हैं। और कचट तब जो होता है ये क च ट ता और पा। तो पा में जब आप पाफा बाभा मां तक जाते हैं तो ये का से मां तक जो होते हैं ये 25 व्यंजन होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है साथियों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ऑप्शन ए है ज्ञा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है खा, ऑप्शन डी है छा। तो का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? आप का जो लिखेंगे और इसके बाद ये खष्टी सा होता है, तो इसके बाद कौन सा बनेगा? ये छा बनेगा, छतरी वाला या परीक्षा वाला छा। ठीक, तो का के बाद छा आता है, ये खा नहीं आता है। इसको भूल कर भी मत याद रखिएगा, परीक्षाओं में इसीलिए पूछा जाता है। अगर का के बाद खा ही आता तो ये क्यों पूछा जाता है? तो सबको पता है, कक्षा 1 के बच्चे को पता है, जो नहीं पढ़ रहा वो भी क ख ग घ रटता है। ठीक, और ये जा जो है ये जा और इया से मिलकर बनता है। ये ज्ञान, ज्ञानी जो हमको बनाता है ये इस प्रकार बनता है, जा और इया से मिलकर बनता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र लेना है, अनुभव प्रमाण पत्र लेना है। तो आप किस प्रकार पत्र लिखेंगे, किसको लिखेंगे? ऑप्शन ए है संस्थापक महोदय, ऑप्शन बी है व्यवस्थापक महोदय, ऑप्शन सी है प्रचारक महोदय, और ऑप्शन डी है संपादक महोदय। तो आप अपने कार्यालय में किसके लिए पत्र लिखेंगे, किसको लिखेंगे? ये व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखेंगे। किसके लिए? अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? दैनिक हिंदुस्तान में आपको संवाददाता का पद लेना है, उसके लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए है कार्यकारी महोदय, ऑप्शन बी है प्रचारक महोदय, ऑप्शन सी है संपादक महोदय, ऑप्शन डी है अधिकारी महोदय। तो आपको संवाददाता का पद लेना है तो आप संपादक महोदय को पत्र लिखेंगे। किसे लिखेंगे? संपादक महोदय को। अगला प्रश्न है मित्रों, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प
नहीं होगा। तो औपचारिक पत्र में इनमें कौन सा विकल्प नहीं होगा? ऑप्शन ए है विषय, ऑप्शन बी है पता, ऑप्शन सी है अभिवादन, ऑप्शन डी है दिनांक। तो औपचारिक पत्र में आप अभिवादन नहीं लिखेंगे कि प्रिय जो है ऐसा शब्द नहीं लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? व्यवसाय संबंधी पत्र, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें पत्र लिख रहे हैं एक व्यवसायी से दूसरे व्यवसायी को, तो उसमें पत्र क्या होगा, उसमें संबोधन क्या होगा? ऑप्शन ए है आदरणीय, ऑप्शन बी है महोदय, ऑप्शन सी है परम पूज्य, ऑप्शन डी है प्रिय। तो अगर ये प्रिय ऐसे लिखा होता, प्रिय, ये प्रिय और ये प्रिय दोनों में बहुत अंतर है, इसको प्रिय बोला जाएगा और ये प्रिय बोला जाएगा। ठीक, तो इसमें व्यवसाय में क्या संबंधी पत्र को किस प्रकार लिखेंगे? इसमें महोदय लिखेंगे या तो प्रिय लिखेंगे। ठीक, ये वाला प्रिय नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है मात्रा। तो अगर भाषा की केवल लघुत्तम इकाई पूछा जाए, ठीक, अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जाए तो आप लिख देंगे वर्ण। क्या लिख देंगे? वर्ण। वर्ण बराबर अक्षर, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर। जैसे आ लिख देंगे तो ये भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। और अगर इसके साथ सार्थक दिया हो तो आप इसको नहीं लिखेंगे, वर्ण नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? अगर इस आप वर्ण लिख देंगे तो इस आ का सार्थक कोई अर्थ है? आ से आप क्या समझते हैं? इससे कोई तात्पर्य निकलता है? सार्थक का मतलब जिससे आप कुछ समझ पाए। ठीक, तो अगर भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई पूछा गया है तो आपको क्या लिखना है? शब्द लिखना है। ठीक, जैसे हम लिख देते हैं राम। ठीक, अगर राम लिख दे रहे हैं तो ये एक शब्द है और नाम भी है, तो इससे एक सार्थक जो है ये सार्थक भी हो गया और लघुत्तम भी हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए है वृंद, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी है शेख नबी, ऑप्शन डी है रहीम। तो ज्ञानदीप साथियों ये शेख नबी की रचना है। किसकी है? शेख नबी की। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है मोहनलाल मिश्र, ऑप्शन डी है केशव। तो रामचंद्रिका जो है ये केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं और अभी इस परीक्षा से कुछ प्रश्न बचे हुए हैं 10-12, तो हम अगले पेपर में किसी और पेपर को लेके डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।